मेरा नाम कामरान अज़हर अली है और ये सेशन है द रेजोनेंस ऑफ पल्प फिक्शन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन। तो इसका उन्वान तो अंग्रेज़ी में है लेकिन गुफ्तगू हम उर्दू ही में करेंगे। और मैं अपने हमारे इस सेशन में 5 मेहमान थे, एक को वीज़ा नहीं मिला और एक वापस चले गए। तो अब हमारे पास 3 मेहमान हैं और बड़ी ऐसी शख्सियात जिनको मैं कह रहा था कि आप लोगों की मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आपका तारुफ आप लोग सब इन सबको जानते हैं और फिर मैं माइक इनके हवाले कर दूंगा ताकि गुफ्तगू जारी रहे और आप लोगों को भी मौका मिले। करीब कर लूँ? अच्छा, बहरहाल चलिए मैं थोड़ा सा ज़िमनी सा तारुफ कर देता हूँ, ताकि मैं चाह रहा था कि अगर 1 घंटे का वक्फ़ा है हमारे पास और वक्त है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू हो सके। तो मैं मुख्तसरन तारुफ कर दूँगा अपने साथियों का यहाँ, और फिर कुछ अल्फाज कहूँगा आज के मौजू के हवाले से, और फिर सवालात, और फिर आप लोग मतलब लोग बात करेंगे और फिर आप लोग जो है वो सवालात कीजिएगा। तो मेरे बाएं जानिब सबसे पहले ज़ाहिदा हिना साहिबा हैं, नावल निगार, अफसाना निगार और मुदीर हमारे लेकिन और आप लोग बहुत से लोगों को ये भी मालूम होगा कि 70 की दिहाई में और 80 ख़ास तौर पे जब हमारे ऊपर वो जबर के 10 साल गुज़रे, 11-12 साल गुज़रे ज़ियाउल हक़ के ज़माने में, और उससे पहले भी और उसके बाद भी ज़ाहिदा हिना जो है वो हमारे तहरीक निस्वां के अव्वल दस्ते में शामिल रही हैं और कई किताबों की मुसन्निफ़ और अब डेली एक्सप्रेस के लिए कालम लिखती हैं। आपकी किताबों में कैदी सांस लेता है जी, तितलियां ढूंढने वाली, अब हाल में एक ना जुनू रहा ना परी रही, एक छोटा नावल है जो अंग्रेज़ी में भी जिसका तर्जुमा हुआ है। तो ज़ाहिदा हिना के साथ हमारे मुल्क के बहुत मशहूर और बहुत ही हर दिल अज़ीज़ शायर और ड्रामा निगार और कॉलम निगार जो डेली एक्सप्रेस में भी लिखते हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, और उस्ताद रहे हैं उर्दू के, पाकिस्तान टेलीविज़न में से भी इनका देरीना ताल्लुक़ रहा है। और अगर आप लोग सबको याद होगा 70 की दिहाई में 76 या 77 में वारिस ड्रामा जो है वो कुछ हमारे उम्र के जो लोग हैं या हमसे जो उम्र में थोड़े ज़्यादा हैं उनको बिल्कुल याद होगा, एक बड़ा मुनफरिद किस्म का सीरियल था। आप उसके ड्रामा निगार और मुसन्निफ़ थे। कई किताबों के शायरी के मजमूए आपके आ चुके हैं। हम उसके नहीं, सातवां दर, रात समंदर और मैं, सात समंदर में जी, समंदर में समंदर में, हाँ। और आपके साथ शकील आदिलज़ादा साहब बैठे हैं। शकील आदिलज़ादा साहब आजकल जियो टीवी से मुंसलिक हैं और मुसन्निफ़ हैं, अदीब हैं, मुदीर हैं। आपने अगर आप लोग में से किसी को भी डाइजेस्टों के अदब से कोई भी रग़बत है, थोड़ी सी भी आप उस सिंफ से वाकिफ़ हैं, तो आप ये जानते होंगे कि सबरंग डाइजेस्ट जो कि सन 70 में आपने ही शुरू किया और वो मुस्तकिल छप रहा है, और उसमें एक सन 75 से आपका एक सिलसिलेवार नावली कहिए बाजीगर के नाम से शाया होता रहा। और तो ये हमारे 3 आज मेहमान हैं। मैं कुछ चीज़ें कहूँगा आज के मौजू के ऊपर, पल्प फिक्शन। और कल शाम को अमजद इस्लाम अमजद साहब से बात हो रही थी तो आपने कहा कि ये पल्प फिक्शन क्या होता है, और मेरा ख्याल है कि इसको कोट्स में ही लेना चाहिए पल्प फिक्शन के हवाले से। जो ये लफ्ज़ ऑफ कोर्स जो है एक, और अभी ज़्यादा
सलमान साहब मुझे कह रहे थे कि ये टैरेंटिनो की फिल्म भी थी, तो जाहिर कई लोगों हमने देखी भी है टैरेंटिनो की फिल्म पल्प फिक्शन। लेकिन ये जो इस्तिलाह है ये अंग्रेज़ी अदब में आई, ख़ास तौर पे वहाँ पर जिस तरह की जो एक अदब जिसे हम लो ब्राउ लिटरेचर या अंग्रेज़ी अदब में लो ब्राउ या मिडल ब्राउ लिटरेचर कहते हैं, हार्लेकिन रोमांसेस, जो कि अक्सर यहाँ पर भी पढ़ी जाती थी, मिल्स एंड बून्स और वो सारा जॉर्जेट हेयर और वो सारी चीज़ें। तो एक औरतों के फिक्शन के हवाले से ये डिरोगेटरी तौर पे ये इस्तिलाह जो राइज हुई। लेकिन अगर हम औरतों ही के फिक्शन के हवाले से देखें तो जाहिर सी बात है जब इस तरह की इस्तिलाह आती है पल्प फिक्शन या उसको डिरोगेटरी तौर पे देखा जाता है, उसको मनफी हिसाब से देखा जाता है, तो वो इसलिए देखा जाता है क्योंकि उसमें जो औरत का किरदार होता है वो बड़ा तकलीदी होता है, या उसका बेटी बहन या माँ होना, या समाजी तौर पे नासमझ होना, या जिनसी हवाले से मासूम होना, इन तरह की चीज़ें, और मर्दों की पैरवी करने वाली औरतें दिखाई जाती हैं। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है इस सिन्फ की लिखाई में और अभी बात हो रही थी आपसे ये इस मौजू पे कि एक हमें इसको दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं, वो ये ख़ास तौर पे उर्दू अदब में या उर्दू में जैसे हम पल्प फिक्शन या पॉपुलर लिटरेचर कहते हैं या डाइजेस्टों का लिटरेचर कहते हैं, इसको उर्दू में हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सिन्फ है या ये जो अदब है ये एक मुकालमे के तौर पे या एक गुफ्तगू के तौर पे उस अदब के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है जिसको हम हाई ब्राउ या जो है आला अदब कहते हैं। ये उसके अलहदा नहीं है, उसके साथ एक कड़ी के तौर पे जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसके लिखने वाले या जिसे हम आला अदब या बेहतर अदब कहते हैं, उसके लिखने वालों में एक दूसरे से सीखते हैं और लिखने का तरीक़ा और जानरा जो सिन्फ होती है वो कोई बिल्कुल अलहदा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हो। और आज सुबह बात हो रही थी, नदीम असलम साहब ने भी बात की और इंतज़ार हुसैन साहब ने भी बात की, इन कहानियों में और मैं बिल्कुल अब बिलूम बात कर रहा हूँ, इन कहानियों में शायद एक झलक उन कहानियों की भी मिलती है जो हमारे यहाँ ज़नान खाने में या हमारे यहाँ हमारी वालदाएँ, नानियाँ, दादियाँ या 19वीं सदी के अंदर वो ओरल ट्रेडिशन की जो एक रिवायत थी उसकी भी एक झलक मिलती है, जहाँ मुख्तलिफ आवाज़ें और नुक्ते नज़र होती थी। यानी कि एक जो है वो जो कहानी के अंदर एक आवाज़ या एक नुक्ते नज़र जो है वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि वो उसका फोकस नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की एक पॉलीफनी होती है, बहुत सारी आवाज़ें होती हैं जो कि एक हमारे यहाँ ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा थी। वो चीज़ें जाहिर सी बात है, आज सुबह इंतज़ार हुसैन साहब भी कह रहे थे कि वो कहानियाँ और वो जो कथा और वो जो एक पूरा सिलसिला था वो ख़त्म हुआ क्योंकि हमारे यहाँ एक मुख्तलिफ़ किस्म के लिखने का तरीक़ा 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में एक मॉडर्निज़म और रैशनलिज़म की जो आई, तो वो अफ़सानों का और नावल का लिखने का तरीक़ा और अदब का लिखने का तरीक़ा बदल गया। तो इन कहानियों में वो झलक, वो पुरानी झलक भी मिलती है। तो जहाँ हम इन कहानियों को परखने के लिए हम हमेशा जो है वो समाजी तनकीद और इखलाकी इस्लाह के तौर पे इनको नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन आवाज़ों की मानंद हैं जिनकी वो आवाज़ें जो हमारे घरों के अंदर सड़क से और हमारे शरीफ घरानों के अंदर सड़क से चली आती हैं। ये वो आवाज़ें हैं जो डिप्टी नज़ीर अहमद जैसे लोग अपने मिरातुल उरूस में और अकबरी और असगरी के किरदार में, जिनको बहुत परेशानी थी कि ये जो है क्या अकबरी जो थी उनसे वो परेशान थे ना। हाँ, तो नहीं, वही ज़िंदगी किरदार है। असगरी तो एक पैरोडी है, तो एक इमेजिनेशन है कि जैसे शरीफ बीवियाँ होनी चाहिए। हाँ, तो वो जो है जाहिर सी बात है कि वो जो एक अंसर है कि चूड़ी वालियाँ चली आ रही हैं और डोमनियाँ चली आ रही हैं और नौकरानियाँ चली आ, उनकी जो आवाज़ जो सड़क से हमारे ज़नान खाने के अंदर जो आवाज़ें आई, वो उनको जो कुचलने की कोशिश है, ख़ास तौर पे मर्दाना आवाज़ के ज़रिए उस चीज़ को कुचलने की कोशिश की गई, वो मेरे ख़्याल है वो झलक जो है अब हमें इन कहानियों में कभी कभार नज़र आ जाती है। वो आवाज़ें जो अब हम तक
जिनकी रसाई नहीं हो रही थी उस अदब में जिसको हम आला अदब कहते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है इसमें इख्तलाफात हो सकते हैं। तो एक और बात मैं मुख्तसरन कहता चलूँ कि अब मैं औरतों ही के डाइजेस्टों के हवाले से बात कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर और बातें भी होंगी, टीवी ड्रामों की बात होगी, फिल्मी स्क्रिप्ट्स की बात हो सकती है, सबरंग में जो कहानियाँ छपती हैं वो हैं, आप आलमी डाइजेस्ट भी निकाला करती थी, मुदीर थी, उसमें जिस तरह की कहानियाँ, तो हम एक उसको हम जो है वो बात जो है वो ज़्यादा वसी तौर पे होगी, लेकिन मैं सिर्फ इन चीज़ों की तरफ निशानदही कर रहा हूँ। अच्छा, जहाँ ये कहानियाँ मकबूल हुई, औरतों की कहानियाँ मकबूल हुई, वहाँ ये भी सोचना चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है, ठीक है, उन कहानियों के अंदर एक जबर और तकलीदी पहलू भी है और औरतों के साथ जुल्म भी है, औरतों को जो है एक मखसूस तरीके से दिखाया जा सकता है और शायद उसमें एक फरारियत का पहलू भी हो और औरतों के लिए। अंग्रेज़ी पॉपुलर फिक्शन पे जब काम हुआ है तो कुछ लोगों ने ये बात की कि भाई इन कहानियों को क्यों औरतें पढ़ती हैं, इसलिए भी पढ़ती हैं कि उसमें एक फैंटेसी का, एक फरारियत का, एक एस्केपिज़म का भी अंसर है। जाहिर सी बात है, हम फरारियत को या एस्केपिज़म को या सिर्फ फैंटेसी को इसको एक रुजनबंदाना फ़ेल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ देर के लिए हम अपनी लाल या सुर्ख ऐनक उतार के देखें तो शायद हमें ये भी नज़र आए कि ये औरतें अपने रोज़मर्रा के मसाइल को छोड़कर इन कहानियों की तरफ क्यों रुजू होती थी। मतलब ये कि औरतें जो हैं वो घर पे काम कर रही हैं, उनके बच्चे पाल रही हैं, वो खाने पका रही हैं, लेकिन 3-3, 4-4 घंटे वो ये कहानियाँ भी पढ़ती थी, उनको एक वक्त किसी किस्म की राहत भी मिलती होगी, जिसकी वजह से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये इससे जो है वो इनकलाब आ जाएगा या इससे उनके मसाइल हल हो जाएंगे या इनसे हर तरह की तबकाती और माशरती और मसाइल जो है वो, और या जो है वो जो औरत की आज़ादी, तहरीक निस्वां के मसला है वो, औरतों की आज़ादी का मसला है वो हल हो जाएगा। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि इस जद्दोजहद में हमें इन्हीं कहानियों को जो है हम रुज्जत पसंद और तरक्की पसंद तौर पे ना देखें और सियासत अपनी जगह, लेकिन किसी भी सियासत से पहले ये तो पता हो कि आखिर औरतें चाहती क्या हैं, तो हम जो है वो पहले से उनके ऊपर एक लेबल ना लगाएं, बल्कि देखें ये कहानियाँ कह क्या रही हैं, ये मकबूल क्यों हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है, जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी एक अपनी तारीख़ है। हम देखते हैं कि राशिदुल खैरी का एक इसम निकाला करते थे, इसमत, वो 20वीं सदी के आखिर में, 20वीं सदी के शुरू में। फिर जो है वो शेख अब्दुल्ला जी जो रशीद जहाँ की वालिद थे और उनकी बेगम ने जो है वो खातून निकाला, अलीगढ़ से निकला करता था। फिर बाद में, जिसमें इन कहानियों में जाहिर सी बात है उस वक्त वो इस्लाही पहलू होता था शरीफ बीवियों के लिए, बल्कि इसमें तो लिखा जाता था शरीफ बीवियों के लिए। और फिर बाद में और लिखने वाले आई ख़वातीन में खदीजा, यानी कि 30 और 40 की दिहाई में हमारे पास जो है वो रशीद जहाँ ने जाहिर सी बात है अंगारे में लिखा। फिर खदीजा मस्तूर हैं, हाजरा मसरूर हैं, अपनी इसमत चुगताई हैं, बाद में कुरतुल ऐदर आई, और फिर साथ साथ हमारे पास वो ट्रेडिशन भी है जिसमें AR खातून और रज़िया भट्ट जैसे लोग भी थे, बहुत मकबूल हुए, लोग पढ़ते थे। 60 और 70 की दिहाई में अब इसमें एक और भी अंसर है, अर्बनाइजेशन का मसला है। हमारे यहाँ ख़वातीन की तालीम की शरह बढ़ी, लड़कियाँ घर से निकली, उन्होंने कोई बैंक क्लर्क बनी, कोई स्कूल टीचर बनी, कोई जो है वो स्टेनोग्राफर्स बनी। एक शहर के अंदर जब नया मुल्क बना तो मुसलमान औरतों के अंदर अब अभी भी कम है, लेकिन फिर भी किसी हद तक तालीम और काम के रुझानात बढ़े, शहरी माहौल बना और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हुई जिसने एक डाइजेस्ट कल्चर को भी मदद दी, जिससे एडवर्टाइजिंग वगैरह का मसला है जिसकी वजह से हुआ। तो ये सारी एक मुख्तसर सी तारीख़ में देता जा रहा हूँ, और उसमें फिर जाहिर सी बात है आलमी डाइजेस्ट 60s में निकलता था, सबरंग फिर 70 में निकला, बाद में अलिफ लैला और बहुत सारे, अब तो बहुत फिर ख़वातीन के हवाले से भी निकली, और फिर सबरंग बहुत मकबूल हुआ। तो मेरा ये सवाल था इस पस मंज़र में, और शायद ज़ाहिरा साहब आप शुरू कर सकती हैं
कि आखिर औरतों के इस तारीख़ में, और बहुत मुख्तसर ये मैंने खाका खींचा है, इसमें जो जिस किस्म का अदब जो डाइजेस्टों में शाया हुआ, जिससे आप वाकिफ़ हैं और आप ख़ुद मुदीर रही हैं, तो इसमें और वो जो अदब जिसको हम हाई ब्राउ कल्चर या आफाकी अदब कहते हैं, इसमें आप किस किस्म का एक क्या आपकी रिलेशनशिप देखती हैं, या इसमें एक दूसरे के ऊपर क्या असरात हुए उसके ऊपर आप? मैं ये अर्ज़ करूँ कामरान कि अभी आपकी सारी गुफ्तगू इसके हवाले से रही, पल्प फिक्शन। जी मैं बंद कर दूँ? आपकी सारी गुफ्तगू ख़वातीन के मकबूल आम अदब से रही। हालांकि पल्प फिक्शन जो है वो एक बहुत वसी अपना तनाजुर और पस मंज़र रखता है, और ज़ाहिर है ये मग़रिब से आया है। हमारे यहाँ तो ये बहुत बाद में आया, वरना 19वीं सदी में ये उसमें यूरोप में और अमेरिका में इसकी बड़ी जैसे कहना चाहिए मकबूलियत थी, और इसमें सिर्फ़ ख़वातीन का अदब या ख़वातीन के रोमानवी नावल वग़ैरह शामिल नहीं थे, बल्कि इसमें बुनियादी तौर पर जो सबसे ज़्यादा आई बात और जो कही गई और जो चीज़ें लिखी गईं वो बेशतर मर्दों ने लिखी, और वो असरार और तहय्युर ख़ेज़ी और कुछ साइंस फ़िक्शन और जासूसी अदब, इन सब चीज़ों का अहाता करता था पल्प फिक्शन। बल्कि अगर मुझे गलत नहीं याद तो पल्प फिक्शन के नाम से एक फ़िल्म भी बनी थी 20वीं सदी की, शायद इब्तदाई पहली दूसरी दिहाई में, मुझे दुरुस्त तौर पे नहीं याद है। लेकिन इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ ख़वातीन से जोड़ना पल्प फिक्शन का, मेरा ख़याल है कि ये इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि औरतें इस मैदान में बहुत बाद में आईं। पहले तो और हमारे बहुत से लिखने वाले आए मग़रिब के, और हमारे यहाँ ख़ुद उर्दू में भी फ़याज़ एडवोकेट वग़ैरह के जो नावल थे, अनवर और शमीम, एक ज़माने में ऐसे बेस्ट सेलर थे कि अल्लाह अल्लाह। और इसी तरह जो हमारी बहुत सी ख़वातीन थीं जिन्होंने समाजी और माशरती मसाइल पर और उसकी जिसे कहना चाहिए नक्शगरी की, अक्कासी की, उसमें यार ख़ातून हमारी सफ़े अव्वल की लिखने वालियों में है। और उन्होंने जो जिस तहज़ीब का अहाता किया, जिसके बारे में लिखा, उसने हमारी आगे आने वाली जो ख़वातीन थीं जिन्होंने खालिस अदब लिखा, उनको भी बड़ी मदद की उनकी। तो मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ रखती हूँ कि ये सिर्फ़ ख़वातीन से मुतल्लिक़ मामला है। हाँ, नहीं, सही फरमा रहे हैं आप। और हमने तो चूँकि मैं 20 बरस तक एक डाइजेस्ट की मुदीर रही हूँ, और मेरी कोशिश ये थी कि जो उसका जो मेयार है उसको किसी तरह बेहतर कर सकूँ। तो उसमें जो हमारा बहुत ही मकबूल अदब था, हमारी वाजिदा तबस्सुम थी, हमारी क़ुर्रतुल ऐन हैदर थी, हमारी इसमें चुग़ताई थे, कृष्ण चंद्र थे, रामलाल थे, कोई एक आदमी नहीं था। हमने उन तमाम लिखने वालों को मैंने कोशिश की कि वो मैं उनको उसमें छापूं, और मुझे ऐसे तजरबे भी हुए कि दूर दराज के इलाक़ों से ख़त आते थे कि भाई ये वाजिदा तबस्सुम कौन साहिबा हैं, इनका पता दे दीजिए। तो यानी लोग बिल्कुल नहीं जानते थे इन लोगों को। और मैं समझती हूँ कि डाइजेस्टों की, और उसमें आलमी डाइजेस्ट और सबरंग डाइजेस्ट बहुत यानी सर फ़हरिस्त हैं कि उन्होंने अवामी जो ज़ौक़ था उसको बुलंद करने में और उसको अदबी दायरे में लाने के लिए एक बड़ा अहम रोल अदा किया है। अभी आपने इनका ज़िक्र किया शकील साहब का, कि शकील की जो बाजीगर थी उसका जिस तरह इंतज़ार किया जाता था और जिस मेहनत से वो किस्त लिखी जाती थी, वो थोड़ा सा मुझे इल्म है। और मैं ये समझती हूँ कि उसने वो उसको आप पल्प फिक्शन कह लें, लेकिन उसने लोगों का ज़ौक़ बुलंद करने में, और सबसे बड़ी बात ये है कि अदब ज़बान के हवाले से लोगों का ज़ौक़ मांझने में बड़ा किरदार अदा किया है। और हम ये नहीं कह सकते कि इस पल्प फिक्शन का कोई जुड़ाव आला अदब से नहीं है। मिसाल के तौर पर क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने 2-3 साइंस फ़िक्शन लिखे
जो बहुत उम्दा हैं। लेकिन यही साइंस फिक्शन अगर किसी गुमनाम खातून या साहब ने लिखे होते तो उनको पल्प फिक्शन कहा जाता। लेकिन चूंकि वो कुर्रतुल-ऐन हैदर ने लिखे थे और उनका एक अपना स्वभाव था और रचाव था उनकी ज़बान का और उनकी ज़हानत का, इसलिए ज़ाहिर है वो आला अदब हैं। तो ऐसे बहुत से मामलात हैं और मेरा ये ख़्याल है कि इसके ऊपर चूँकि शकील ने लिखा भी है और शकील ने एक बहुत मकबूल पर्चा एडिट किया है, तो वो भी रोशनी डालेंगे और अगर कोई सवाल उठेगा तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि जवाब दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, और तो आपका ये कहना और बिल्कुल दुरुस्त है कि डाइजेस्टों का जो एक अदब है वो तो है, लेकिन डाइजेस्टों ने आला अदब को भी, जिसको हम आला अदब या आप जैसा कह रही थी आफाकी अदब को जो है वो मकबूल करने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। अमजद इस्लाम अमजद साहब, आप तो आफाकी अदब भी लिखते हैं, लेकिन टीवी के लिए भी आपने ड्रामा लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है, और उसको भी एक तरह से जो है वो पॉपुलर, अब हम पल्प फिक्शन के अलावा पॉपुलर फिक्शन, हाँ, एक हमने जो इस्तिलाह पल्प फिक्शन की उसकी डिरोगेटिव, इसलिए मैंने कहा था इसको कोर्ट्स में कहना चाहिए। तो आप ज़्यादा मुनासिब यही होगा कि पॉपुलर फिक्शन कहा जाए, चूँकि हमारे यहाँ तो पॉपुलर फिक्शन की सबसे बड़ी मिसाल इब्न सफ़ी हैं कि उनका नावल जिस दिन आता था, जिस तारीख को आता था, तय होता था और लोगों की कतारें रीगल के चौक पे लग जाती थी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमसे वो छूट जाए वो नावल। और उन्होंने जो मसाइल उठाए थे वो तो आज हमारे शुमाली इलाक़ों में और हमारे दूसरे शहरों में दहशतगर्दी के जो उन्होंने मसाइल उठाए थे, कमाल मसाइल है। नहीं, और सबसे बड़ी तारीफ़ उनके काम की ये थी कि उनके जैसे बड़े, उनके नकल करने वाले कितने निकल आए थे। जी हाँ, कम से कम 20-25 तो थे ही। तो अमजद साहब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये है कि जो भी कुछ अदबी तरकीब वज़ा होती हैं, हर तरकीब का एक तारीख़ी और तहज़ीबी पस मंज़र होता है, और अगर उसको एज़ इट इज़ उठा के हम किसी दूसरी जगह पर अप्लाई करने की कोशिश करें तो उसी तरह के मसले हो जाते हैं जिस तरह का मसला इस वक्त हमें दरपेश है कि हम पल्प को पॉपुलर कहें या मकबूल कहें। एक और बात जो अक्सर चलती रहती है कि क्या जो मकबूल अदब होता है वो मायारी भी हो सकता है या नहीं, और जो मायारी अदब होता है क्या उसे मकबूल भी होना चाहिए या नहीं। तो ये एक बड़ी बहस चलती रहती है और ग़ालिबन इसी से ये इशू भी पल्प फिक्शन का जो है वो ये खड़ा हुआ। जो बुनियादी समझने और देखने वाली बात है, अभी आरफा बीबी से भी हम बात कर रहे थे कि सोसाइटी में हर तरह के गिरोह हैं, हर तरह के गिरोह की कुछ नफ्सियाती ज़रूरियात हैं जिनकी वो गिरोही सतह पे तस्कीन चाहता है। एक तो इंडिविजुअल होती है, एक है कि पूरा एक सोसाइटी का ग्रुप होता है जिसकी एक इज्तिमाई किस्म की तस्कीन या आउटलेट जो है वो किसी ख़ास फॉर्म में मिलता है। तो हमारे यहाँ जैसा कि हम सब जानते हैं कि चूँकि एक कॉलोनी होने की वजह से 19वीं सदी में हमारा राब्ता सब कॉन्टिनेंट के लोगों का अपनी ट्रेडिशन से मुनक़ता हो गया। जैसी भी वो बुरी भली थी, जैसा भी बुरा भला निज़ाम तालीम था, ज़िंदगी का निज़ाम था, वैल्यू सिस्टम था, बहरहाल वो एक सिस्टम था। अंग्रेज़ के आने के बाद वो सिस्टम तोड़ दिया गया और उसकी जगह अंग्रेज़ ने एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से बहुत अरसा तक हम लोग आधा तीतर आधा बटेर जो है उस तरह का अमल जो है वो हमारी सोसाइटी में जारी रहा। और अंग्रेज़ी का असर इतना ज़्यादा हो गया कि हम जो भी इस्तिलाह वहाँ वज़ा होती थी, हम ये भूल जाते थे कि अंग्रेज़ी मुआशरा या यूरोप या वेस्टर्न मुआशरा जो है वो 200-250 साल पहले जिन मराहिल से गुज़र चुका था, उन मराहिल से 20वीं सदी में हम लोग गुज़र रहे थे। चुनांचे वो चीज़ों को डिस्टेंस से ऑब्जेक्टिवली देख सकते थे, हम शायद उन चीज़ों को उस तरह से ऑब्जेक्टिवली नहीं देख सकते थे। चुनांचे ये एक बहुत बड़ी वजह बनी कि जब 20वीं सदी में हमारे यहाँ कुछ तालीम निस्मा का रवाज हुआ, 1-2-4% ख़वातीन जो हैं उनको स्कूलों में जाना
नसीब हुआ और वो हर्फ पढ़ने लगी, तो उनके लिए कोई लिटरेचर, किसी तरह का लिटरेचर हमारे यहाँ मौजूद नहीं था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1936 में जब ये तरकीब सन तहरीक का चला है, तो उस वक्त हमारे यहाँ एक लिटरेचर के साथ अवामी वाबस्तगी जो है वो बड़े पैमाने पे शुरू हुई। उससे पहले जो अदब परस्त या अदब के जानने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग थे, वो इक्का दुक्का वही ऑडियंस थी, वही लोग पढ़ा करते थे। अब ये जो लिटरेचर जिसकी हमने बात की, जो कि ख्वातीन के अदब से शुरू होकर जासूसी अदब तक हमारे यहाँ आया, क्योंकि हमारे यहाँ ये हॉरर फिक्शन, साइंस फिक्शन को इतना ज़्यादा नहीं लिखा गया। ज़्यादा अदब जो पॉपुलर हुआ, जिसको हम कहते हैं, वो यही दो तरह का अदब है। तो हमें इस चीज़ में मैंने अपने कई इंटरव्यूज़ में भी कहा है, आपके सामने भी मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि मैं पंजाब में जिस तरह के घराने में पैदा हुआ और जो मेरी शौक़ थे ज़िंदगी में एक स्पोर्ट्समैन बनना, मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं आगे चल के शायर या ड्रामा राइटर या अदीब बनूंगा। मुझे बचपन में 6ठी 7वीं जमात में 2 आदमी ऐसे हैं जिनको आज शायद हम पल्प फिक्शन के खाने में डाल दें, लेकिन अदब पढ़ना और ज़बान और अदब से मोहब्बत मैंने इन 2 आदमियों से सीखी है। इनमें एक का नाम अभी लिया गया, इब्न सफ़ी हैं, और दूसरे शफीकुर रहमान हैं। ये 2 लोग थे, इनसे मैंने उर्दू पढ़ने का लुत्फ जो है वो सीखा। जाहिर है 12-13 साल की उम्र में बहुत सारी बातें आपकी समझ में नहीं आती, बहुत सारे बल्कि मैं आपको एक बड़ी हंसी वाली बात बताऊं, पुराने ज़माने में अकील भाई जो लिखते थे ये दास्तान अमीर हमजा या अल्फ लैला, तो जो पुराना किताबत का स्टाइल था उसमें वाव बहुत डाले जाते थे। मतलब उस लिखना होता था तो अलिफ और सीन के दरमियान एक वाव डाला होता था। मैं बड़े साल हैरान होता था कि ये ओस नामी कैरेक्टर हर किताब में कैसे आ जाता है। वो उसने कहा, उसने, तो मैं बड़ा हैरान होता था। मैं कहा यार ये अजीबोगरीब कैरेक्टर है, ये हर कहानी में मौजूद होता है। तो अब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि हमारे यहाँ 50s तक जो आम पढ़ने लिखने वाले लोग थे उनका एक्सपोजर अदब के साथ किस तरह का था। ऐसे में ऐसी कहानी जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा परेशान ना करे, ये जो अदब आलिया है ना, ये तो है जिसको आप ओलंपिक्स कह सकते हैं, जिसमें पहले से बड़े बड़े एथलीट आते हैं और फिर वो अपनी बार को मजीद ऊंचा करते हैं और करके दिखाते हैं। ये काम जो है ये तो चैंपियंस का काम है। ये जो आम लिटरेचर है, जो आम लोग पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो मैराथन रेस में हिस्सा लेते हैं। अब मैराथन रेस में तो 10-12 हज़ार बंदे भागना शुरू करते हैं, उनमें से जो एथलीट होते हैं वो तो 8-10-12 ही होते हैं जो आगे चलकर एंड अप होते हैं वहां। तो ये जो हमारा बहुत बड़ा तबका था, हमारे घरों में वो औरतें जिनकी शादियां उनसे पूछे बगैर या उनकी मर्जी से या नीम मर्जी से हो गई, और वो एक ख़ास तरह के लोअर मिडिल क्लास स्ट्रक्चर में कमो बेश आप कह लीजिए कि घरों में कमोडिटी की तरह की ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन बाहर की तरफ से आना शुरू हो गई थी। रेडियो आ गया था, बाद में टेलीविज़न आ गया, फिर थोड़ा बहुत जो किताबें वगैरह, ये इस्मत वगैरह, हूर, जिन रिसालों के जिक्र किए गए, तो इनमें से एक छोटी सी तादाद ऐसी पैदा हो गई जो कि अपने आप को एज पर्सन, एज इंडिविजुअल, एज इंसान देखना चाहते थे, जबकि मुआशरा उनको जनरली औरत को एक कमोडिटी के तौर पर घर के जैसे फर्नीचर का पीस है इस तरह पेंट कर रहा था, रखा। तो ये जो फर्क था उसमें उन्होंने अपने कैथारसिस के लिए, ज्यादातर आप देखेंगे कि इन तरह की चीजों में औरत को बहुत मजलूम दिखाया गया था। आज भी जो पॉपुलर ड्रामा है इस वक्त का, जो आजकल चलता है, इसमें भी जानबूझ को औरत को उससे ज्यादा मजलूम दिखाया जाता है जितनी वो है। ये मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि वो भी एक सेलेबल कमोडिटी है कि आप औरत पे जुल्म करें और फिर वो जो आंसू कुछ बहा के दूसरी औरत के कंधे पे रखे, देखा कितना जुल्म होता है मर्दों के मुआशरे में हम पर, तुमने देखा रहा ड्रामे में वो क्या कर रहा था। तो ये जो एक चीज है ये भी उसी में जाती है कि उसमें आज का जो बिजनेसमैन है वो इस पॉपुलर सेंटिमेंट को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इसलिए हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो चीज़ें पॉपुलर होती हैं उनके पॉपुलर होने की 2 वजह हो सकती हैं।
एक तो ये है कि उनमें कोई फौरी अट्रैक्शन ऐसी होती है जो आपको अपने के साथ सवे कर ले जाती है, बहा कर ले जाती है, और दूसरा ये है कि उनमें कोई रियलिटी का एक पोर्शन ऐसा होता है जो आपके अंदर कोई बेल बजाता है, एक घंटी बजाता है। वही चीजें जो हैं वो स्टे करती हैं। देखें, आपने अभी 2 नाम लिए गए, इसी तरह 2, 4, 5 रिसालों के नाम हैं, बेशुमार लिटरेचर लिखा गया, मगर सिंगल आउट ये नाम क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि इन्होंने ज्यादा बेहतर सतह पर उस पॉपुलर लिटरेचर को पेश करने की कोशिश की कि सिर्फ वो वक्ती मकबूलियत के पीछे भागकर उन्होंने उसी तरह की रूटीन की बातें नहीं की, बल्कि अदब आलिया को भी इसमें इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। वो लोग बड़े अदीब जिन्होंने आम आदमी की कहानियां लिखी थी उनको भी इसमें लेकर आए। तो मैं ये समझता हूं कि हमें सबसे पहले अपने ज़हन को ये क्लियर करना चाहिए कि पॉपुलर लिटरेचर का मतलब कतन ये नहीं होता कि वो गैर मायारी या घटिया लिटरेचर होता है, वो एक खास तबके के लिए बहुत रेलेवेंट होता है। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि मेरे ड्रामे जो जिन लोगों में बेहद मकबूल हैं, उनमें से अक्सर तादाद जो है वो पढ़ ही नहीं सकती। पाकिस्तान का 65% के करीब लोग जो हैं वो पढ़ नहीं सकते। ड्रामा आपके 100% लोग देख रहे हैं, तो वो 65% लोग उस स्पोकन लफ्ज के जरिए से, अपने कान के जरिए से उस चीज को पढ़ भी रहे हैं जो कि हम लोग किताबों के जरिए से पढ़ते हैं। शायद एक वजह यह भी है कि हमारे ड्रामों में आपने देखा कि इस चीज का बहुत ख्याल रखा गया। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो जासूसी या साइंस फिक्शन है, ये बेसिकली उस इब्तदाई इंसान के आप कह लीजिए उनका विरसा है, जब इंसान हैरत से इस कायनात को देख रहा था। दुनिया की चीजें, उसके पास अलूम नहीं थे जैसे आजकल हमारे पास है, बहुत सारे गैजेट्स हैं। तो वो पुराने वक्तों का इंसान हैरत के साथ इस कायनात को देखा करता था। उसमें फिर सस्पेंस का एलिमेंट भी आता था, उसमें फैंटेसी का एलिमेंट भी आता था, उसमें ये जादू की कहानियां, इंतजार साहब सुबह जिन कहानियों की बात कर रहे थे, वो सारी जादू की कहानियां हैं। उनकी कोई उस तरह की आपको बेस नहीं मिलेगी कि उनमें कोई लॉजिक हो उन कहानियों में। वो एक दास्तानवी किस्से थे जिन्होंने उस बादशाह को फैसिनेट कर दिया। जब उसने वो कहानियां सुनी तो उन कहानियों के अंदर जो स्टोरी टेलिंग और जो तजस्सुस थे इंसानी जज्बों का, तो ये चीज़ें जो हैं हमें इस मौजू पर बात करते हुए, मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लेता, शकील साहब ने भी बात करनी है, तो हमें इस बात को इस तरह से देखना चाहिए कि हर मुआशरे के तबके की एक ज़रूरत है, और फिर इन अलग-अलग फूलों से मिलकर वो गुलदस्ता बनता है जिसको हम किसी दौर का अदब कहते हैं। तो ये पॉपुलर या पल्प लिटरेचर जो है, ये भी वो फूल हैं जो इस गुलदस्ते का हिस्सा हैं, ये उस गुलदस्ते से बाहर कोई चीज नहीं है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अमजद साहब। आपकी एक और बात, जो बात हमारे यहाँ आप जो बात कर रहे थे, एक जो ट्रेडिशंस अपनी थी हमारे यहाँ, वो जैसे हमारे यहाँ नाटंकी की जो एक ट्रेडिशन थी जिसमें देवमालाई कहानियाँ और बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ, जिससे हमारे लोग जो पढ़ने लिखते थे, जिनके यहाँ तालीम की बिल्कुल यानी गाँव में और देहातों में और छोटे शहरों में, मैं आप यानी कि तकसीम से पहले की बात है, बल्कि 19वीं 20वीं सदी की बात है, यही नाटंकी का जो एक ट्रेडिशन था, ये लोगों को जाके मुख्तलिफ़ कहानियाँ और जिसमें बहुत सारे ऐसे पहलू होते थे जो तारीख़ी और इस्लाही भी होते थे, और उसमें एक तंज़ व मज़ा का भी पहलू होता था। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि सिर्फ ये लिखा हुआ अदब जो है वो एक मेयारी अदब नहीं है, बल्कि और तरीके से भी एक इब्लाग का तरीका है, लोगों को सिखाने का तरीका है, लोगों के तफरी का तरीका है। हमारे थिएटर था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो सोहराब मोदी और वो सारा आगा हशर वाला वो एक पूरा ट्रेडिशन था, जिससे सनीमा उससे भी पहले, और बिल्कुल, और उसमें जो है वो तारीख़ी खेल भी होते थे, सुल्ताना डाकू भी होता था, अमरकथा भी होती सब। तो शकील साहब आपके तरफ रुजू करते हैं, और आप तो डाइजेस्ट जो हमारे यहाँ जो 70 में जो एक बिल्कुल एक्सप्लोजन हुआ डाइजेस्ट कल्चर का, उसके बिल्कुल शुरुआत में आप वहाँ मौजूद थे और आपका एक बड़ा हिस्सा है उसमें। और जिस तरह से आपने, जैसे जाहिदा साहबा ने भी फरमाया, जिस तरह से एक मेयारी अदब के साथ साथ आपने पॉपुलर अदब को जो है वो हमारे माशरे में फ़रोग़ दिया, तो उसके ऊपर आप अपनी तारीख़ी पस मंज़र से और अपने तजुर्बे के हवाले से कुछ बोलिए। जी। असल में ये बहस कोई नई तो नहीं है, बहुत पुरानी है।
यानी ये जब हमने डाइजेस्ट निकाला तो उसे एक हल्के ने, अदबी हल्के ने मुस्तरद करना शुरू कर दिया था शुरू से ही, लेकिन हम डटे रहे, अपने काम करते रहे। अब हमें मालूम था कि कुछ ऐसा ही होगा कि ये मकबूल होगा मामला। हुआ ये कि सबसे पहले हम लोगों ने एक इल्मी पर्चा और अदबी पर्चा निकाला था जिसका नाम था इंशा। ये बात है फरवरी 58 की। जॉन साहब आए थे हिंदुस्तान से, तो उनकी आबादकारी के लिए एक पर्चा उनके भाइयों रईस अमरोवी और सैयद मोहम्मद तकी ने निकाला जिसका नाम इंशा था, और फरवरी 58 में वो शाये होना शुरू हुआ। तो उसमें हमने तरह तरह से कोशिश करके देख ली कि किसी तरह इसकी इशाअत बढ़ जाए। कभी उसमें हमने आम मदामीन भी शामिल किए, कभी कहानियाँ भी शामिल की, लेकिन कुछ उसका साइज़ ऐसा मनहूस था कि वो यानी ये कि इशाअत नहीं बढ़ती थी। ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी इशाअत हुई वो थी 1250। और जब टाइटल भी बदल के देख लिए, कलरफुल, और ख़वातीन की तस्वीरें भी छाप के देख ली, मगर ये कि वो बढ़ के नहीं दिया। तो उस ज़माने में आलमी डाइजेस्ट का बड़ा शोरा उसका था, उर्दू डाइजेस्ट का, और उसकी इशाअत तेज़ी से ऊपर जा रही थी और गालिबन 90,000 तक पहुंच चुकी है। हाँ, तो वो उसे देखते हुए हम लोगों ने फ़ैसला किया कि क्या हम इसी तरह ख्वार रहेंगे और अदब के नाम पर ये पर्चा निकालते रहेंगे। बस ये कि इज्जत से ज़िंदगी बसर हो जाती थी, ख्वाब पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो उसे हमने किया 1963 में इंशा आलमी डाइजेस्ट, यानी इंशा जो है बड़ा लिखा जाता था, आलमी डाइजेस्ट छोटा। तो वो उसमें बहुत कोशिश की, तो उसकी इशाअत बढ़ के 4000 तक पहुंची, यानी 1250 का हिस्सा वो ख़त्म हुआ। तो वो फिर ये हुआ कि हमें मिल गए बैदाद लखनवी साहब। बैदाद लखनवी साहब ने ये कहा कि मैं इसमें एक सिलसिले शुरू करता हूँ और देखो कैसे मकबूल होते हैं। तो बैदाद साहब शायर थे, हमें शुबा था कि वो नसर भी लिख पाएंगे नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया काली माई, उसके बाद काला इलम, और ये इल्म वाला नहीं है, इलम। उसके बाद फिर उन्होंने अज्ञा बेताल के नाम से एक कहानी लिखी। उसके बाद फिर हकीम बुड्ढन का एक सिलसिला भी उन्होंने शुरू किया, जो एक लखनऊ के एक साहब थे निहायत अय्यार। तो अब वो ये इतनी तेज़ी से इशाअत बढ़ने लगी उसकी, फिर और कहानियाँ भी हम अच्छी उसमें सिलेक्ट करने लगे। अब ये फ़िक्शन डाइजेस्ट हो गया था और इसमें दूसरे मज़ामीन नहीं आते थे। तो आप यकीन करें कि सन 65 में हमने इसे इंशा को छोड़कर आलमी डाइजेस्ट किया। आलमी डाइजेस्ट जो है वो उसकी इशाअत 4 साल में 20,000 हो गई। और जनाब ये था कि ये बढ़ती रहेगी और आगे। तो 69 के आखिर में मैंने आलमी डाइजेस्ट छोड़ के अपना पर्चा निकालने का इरादा किया। क्यों किया ये और बात है, हाँ, यानी ख्वाब हो गया। तो वो सबरंग निकला जनवरी 70 में। आलमी डाइजेस्ट का तजुर्बा शामिल था, तो हमने कोशिश ये की ज़रा उससे मुख्तलिफ निकालें पर्चा। तो 2 पर्चे हमने छापे 5,000 की इशाअत में, यानी पहला जनवरी का 5,000, वो 3,500 बिक गया। उसके बाद दूसरा पर्चा छापा तो वो भी 3,500 छापा, वो 5,500 छापा, 3,500। अब ये बड़ी मायूसकुन सूरत हाल थी। तो उसमें हमने वही तब्दीली की कि पूरा फिक्शन डाइजेस्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उस पर्चे की इशाअत पहले साल यानी दिसंबर 70 उसमें
वो हुआ 20,000, दूसरे साल 42,000। इस तरह से वो 5 साल में 1 लाख तक पहुंच गया और उसकी इशाअत ज़्यादा से ज़्यादा 1,56,000 तक गई। ये क्यों हुआ? ये हुआ यूँ कि हमने बहुत कहानियों के इंतखाब में बड़ी मेहनत की, हाँ बहुत मेहनत की वो। और ये कि आलमी कहानियाँ जो थी उसमें हम, अच्छा हमारा एक तरीक़ा था कहानियों के इंतखाब का, तो वो दिलचस्प बात है, ज़रा सुन लीजिए। वो ये था कि हम कहानियाँ, यानी एक साहब मुदीर हैं शकील आदिलज़ादा, वो मुंतखब नहीं करते थे, बल्कि कहानी किसी ने पढ़ी और ये कहा कि ये अच्छी कहानी है तो उसको हम 5-6 लोगों से पढ़वा लेते थे और उसमें उनसे ये कहते थे कि इसकी राय तुम लफ्ज़ों में मत दो बल्कि इसे आदाद में लिखो, यानी इस कहानी के 100 नंबर हैं तो तुम्हारे ख्याल में इस कहानी के कितने नंबर होंगे? तो वो देते थे 50-60 जो भी, तो जो 50 से ऊपर की कहानी होती थी हम उसे छाप देते थे। इस तरह से एक को यकीनी कहानी जो, अच्छा वो हर तबके के लोग होते थे, उसमें ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों या आलिम फाजिल, बल्कि हर शख्स से हम पढ़वा लेते थे और उसकी राय ले लेते थे। तो इस तरह एक को मुतवाज़िन किस्म का मकबूल अदब वो सामने आने लगा और ये कि वो उसकी इशाअत गवाह है। अच्छा, बैदास साहब ने हमसे ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए लिखूँगा, तो वो उन्होंने 2 किस्तें लिखी हमारे यहाँ। उसके बाद फिर वो कहने लगे कि बेटे वो ज़रा मुश्किल हो रही है, रईस अमरोवी साहब की मुरव्वत सामने, वो कहते हैं वहाँ मत लिखो। तो फिर हमने कहा कि भाई वो जितने पैसे वो देते हैं हम उससे ज़्यादा दे देंगे। तो खैर वो बात बनी नहीं और फिर हमने अपने सिलसिले खुद शुरू किए। तो पहले ज़रा, अच्छा फ़िक्शन का एक दौर होता, कभी शिकार का फ़िक्शन चलता बहुत मकबूल होता, कभी जंगी फ़िक्शन बहुत मकबूल होता, एक ज़माने में बहुत हुआ था। हाँ, यानी मौज़ूआत जो है ना फ़िक्शन में बदलते रहते हैं। एक मौजू हमेशा रहता है, वो है रोमांस का, वो चलता रहता। लेकिन जासूसी, क्राइम और ये अपना शिकार मुहिम्मात और वो जंगी, ये फ़िक्शन के दौर बदलते रहें, इसकी मिसाल उर्दू डाइजेस्ट है। खैर वो हम सभी चीज़ें सब रंग में शाये करते थे। मसला ये है कि उसके बाद कुछ 2-3 साल के बाद हमने उर्दू अदब का जो इंतखाब था उसमें बेहतरीन जो दिलचस्प कहानियाँ थीं वो उनका इंतखाब शुरू किया और उसमें हमने पहले कृष्ण चंद्र को छापा, कासमी साहब को छापा, मंटो, सबसे ज़्यादा कहानियाँ उन्हीं की, और बहुत से लोग। तो ये अफसानवी मजमूए ये हम उनसे लेते नहीं थे तहरीरें। मसलन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कृष्ण जी ने एक कहानी मुझे भेजी और ये कहा कि चलो इसे छापो तुम। वो नावल था सोने का संसार, तो वो अच्छा नहीं था, मज़े का नहीं था। अब ये बड़ा मुश्किल था कि कृष्ण जी को ये जवाब दिया जाए कि ये हमें पसंद नहीं आया। तो हमने ये कहा उनसे कि भाई ये हमारे खाने पे पूरा नहीं उतरता, हमारा एक खाना है। तो बड़ी मुश्किल से, अच्छा ये देख के फिर मैंने ये सोचा कि किसी अफसाना निगार से ये कही नहीं कि वो हमारे लिए कहानी लिखे, चूँकि उसमें एक मसला ये होता था कि अब कासमी साहब कोई कहानी भेज रहे हैं और वो दिलचस्पी के एतबार से, अदब आली के एतबार से नहीं, दिलचस्पी के एतबार से अगर कम है तो फिर वो कासमी साहब से ताल्लुक़ ख़राब होगा कि अगर भेजेंगे, और वैसे भी नामुनासिब बात थी। तो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि ये हमारे लिए कहानी लिखें, बल्कि जो कहानियाँ उनकी छप चुकी होती हैं उनमें से हम इंतखाब कर लेते थे, नकूश से और बहुत से दीगर अदबी रसाइल से और अफसानवी मजमूओं से। तो उसमें हमारे पास बहुत ही दिलचस्प किस्म का मटेरियल आ जाता था और जो लोग बहुत पसंद करते थे। फिर ये भी हुआ, आप यकीन कीजिए कि ये जब अफसाने शाये होने शुरू हुए तो इन अफसानवी कहानियों के अफसानवी मजमूओं की इशाअत बढ़ने लगी, लोग तलब करने लगे भाई कृष्ण चंद्र हमें पढ़ना चाहिए। ये यानी बहुत मकबूल तो पहले भी थे लेकिन इससे कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ा। तो
अब ये मसला कि ये लाइन खींचना बहुत मुश्किल है कि एक पॉपुलर अदब और एक आला अदब जो है उसमें यानी क्या इम्तियाज़ है, ये बहुत मुश्किल बात है, यानी ये नहीं खींची जा सकती। उसकी वजह ये है, अच्छा ये दौर दौर की बात भी होती है कि एक ज़माने में तिलिस्म होशरुबा बहुत मकबूल, हर घर में शायद होती थी, किताब लेनी लाज़िमन थी। उसके बाद फिर वो कम हो गया मामला। तो यानी क्या आला अदब जो है वो मौजू के एतबार से आला अदब होता है या तर्ज़ इजहार से आला अदब होता है? यानी ये कि एक्सप्रेशन जो कहानी बयान करने का जो फ़न है, जो लफ्ज़ियात हैं उसमें जो जिस तरह से वो एक अपना मौजू बयान किया गया है, तो वो उसे एक कहानी को बहुत अरफा उस कहानी को बहुत यानी आला अदब में शामिल कराता है, या एक आम से लफ्ज़ियात में लिखी हुई कहानी जो है वो ज़्यादा मकबूल होती है। ये कोई वो नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। चूँकि सआदत हसन मंटो साहब जो थे वो तो बहुत सीधी सादी ज़बान लिखते थे और नहायत आला तहरीरें कहानियाँ हमारे सामने आती हैं। कृष्ण चंद्र बहुत खुशगवार तहरीरें लिखते थे। राजेंद्र सिंह बेदी गुंजलक तहरीरें लिखते थे, बहुत मकबूल थे। इस्मत चुगताई का एक अलहदा वो था, उनका कहानी पढ़ना आसान नहीं था, बहुत मकबूल थी। और वो अपने अबुल फजल सिद्दीकी जिनके पढ़ने के लिए पहले 2-3 बार कहानियाँ पढ़ें तो उनकी कहानी समझ में आती थी। तो ये एक बड़ा मसला है कि हम क्या लाइन खींचें और कि कौन सी चीज़ अदब है और कौन सी चीज़ ना अदब है। असल में ये मसला है नहीं, ये हर ज़माने में एक पॉपुलर लिटरेचर रहा है और उससे छनकर जो आता है और जिसकी ज़रा उम्र ज़्यादा होती है वो आला अदब में आ जाता है। हाँ हाँ चले ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बातें थी, मैंने वो नहीं बहुत अच्छा किया आपने। तो अब अगर कुछ सवालात हैं आप लोगों के पास तो हमारे पास अब 10 मिनट हैं। जी साहब। ज़्यादा साहब से सवाल है मेरा, अकील अब्बास जाफरी मेरा नाम है, कि एक बहुत अहम नाम इन्होंने मिस किया जो यानी मैं समझता हूँ कि सिर्फ सबरंग की बदौलत उसका रिवाइवल हुआ और वो सैयद रफ़ीक हुसैन का नाम है। हाँ बेशक। तो वो उसके हवाले से ज़रा बताइए कि वो नाम मतलब वो कहानियाँ आपने कैसे डिस्कवर की उनको और किस तरह हम लोगों तक पहुँचाया? भाई उनकी कई नावल छपे थे मुख्तलिफ नामों से, लेकिन नावल वो एक ही मजमूआ था और वो था गोरी ओ गोरी, फिर और भी बहुत से नाम उसके आए। तो वो जमील जालेबी साहब ने ये कहा था मुझसे कि यार इनको छापो तुम। जब वो पढ़े तो उसमें तो कमाल की कहानियाँ थी और ऐसी कहानियाँ जो हमने उसमें से कोई 4-5 कहानियाँ उनके मजमूए से शाये की, जिसमें एक बहुत सी नाम भूल गया मैं। तो वो जमील जालेबी साहब ने उसका वो किया था। तो अब ये सब हमसे हम पूछते थे उस मैंने में कि आपने कोई कहानी अच्छी पढ़ी है इस ज़माने में, तो वो बताते थे कि भाई यहाँ फ़लाँ जगह फ़लाँ कहानी छापी, फ़लाँ छापी, यूँ सिलसिला चलता था। मेरा सवाल जाहिदा हिना साहिबा से भी और शकील आदिलज़ादा साहब से भी है। नहीं, इसलिए कि वो डाइजेस्ट से मुतालिक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आप दोनों ने एक मुद्दत तक एक पूरी ब्रीड पैदा की कहानीकारों की और तर्जुमा निगारों की, लेकिन उससे कोई क्या कहानीकारों में इजाफा हुआ या कोई इस तरह का भी उसका भी कोई फ़ायदा हुआ? यानी वो लोग जब ये ट्रेंड ख़त्म हुआ तो क्या वो लोग बाकायदा तौर पर कहानी कहने लगे या सामने आने लगे या नहीं? देखिए हमारा हाँ नहीं आप ज़्यादा दीदी हमारी नहीं, मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो तर्जुमा करने वाले थे वो तर्जुमा करने वाले ही रहे। यानी उन्होंने अपने तौर पर जो कहानियाँ लिखी तो वो भी एक
बहुत ही जिसे कहना चाहिए हवा में कहानियाँ थीं, उनकी कोई ठोस उनका वो नहीं था, ज़मीनी नहीं थी वो, मैं ये कहूँगी। अच्छा, इसमें एक नाम जो है वो बिल्कुल इससे अलग हटके है और वो है असद मोहम्मद ख़ान का नाम। असद मोहम्मद ख़ान ने डाइजेस्टों के लिए बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी, बहुत दिलचस्प कहानियाँ लिखी, सिलसिलावार किस्तें लिखी, लेकिन वो चूँकि एक पूरी ज़हानत रखते थे अदब की, वो पस मंज़र रखते थे, चुनांचे उन्होंने अपनी उन्हीं कहानियों को जब एक ज़रा सा ट्विस्ट किया, ज़रा सा उसे नया रंग दिया, तो वो आला अदब हो गई। तो ये भी हुआ। और मैं नहीं समझती कि डाइजेस्टों ने नए लिखने वाले पैदा किए, मेरी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ राय है। और ये इत्तफ़ाक़ है यहाँ के इस वक्त शकील साहब चूँकि बैठे हुए हैं, मैं यहाँ हाज़िर हूँ, तो ये जो गुफ्तगू है पूरी वो सिर्फ डाइजेस्टों की तरफ चली गई, हालांकि इसका जो मैदान है वो इस गुफ्तगू का बहुत वसी था और बहुत इसको वसी होना चाहिए था, ये मेरी राय है। नहीं, बिल्कुल सही है ये बात। वाक़या यह है कि डाइजेस्टों ने मुतारिफ तो ज़रूर कराया है, लेकिन कुछ नए नाम जो हैं उभर के नहीं आए, जैसे अदबी पर्चों में आते रहे हैं। ये एक है। असल में हुआ ये भी कि कुछ अदब के लोगों ने डाइजेस्टों से एक मुआनदत और मुगायरत का रवैया रखा, तो वो भी एक था कि कुछ लोग लिखना ही नहीं चाहते थे। मसलन मुझे याद है कि शौकत सिद्दीकी साहब को जांगलूस लिखवाने के लिए मैंने 3 साल मेहनत की थी, और तब वो तैयार हुए कि हाँ अच्छा चलो एक डाइजेस्ट में हम लिख देंगे। डाइजेस्ट को एक दूसरे दर्जे की चीज़ समझा जाता था, हालांकि यही पॉपुलर लिटरेचर एक सीढ़ी होती है जो आगे बढ़कर आला अदब की तरफ हमें ले जाती है। तो ये नहीं, हम ये डाइजेस्टों ने कभी ये नहीं कहा कि हम आला अदब छापते हैं। हमारी जितनी मुखालफत की गई इस बुनियाद पर कि हम डाइजेस्ट छापते हैं, कोई यानी अछूत सी चीज़ थी, समझी जाती थी, तो सबरंग ने और आलमी डाइजेस्ट ने ज़रा सूरत हाल बदली थी, वरना बहुत अब भी यानी वही रवैया है, अपना आलमी डाइजेस्ट है न सबरंग। मैं माजरत खां हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ये जो लोगों के अंदर एक जिसे कहना चाहिए रेजिस्टेंस आई थी डाइजेस्टों के बारे में, उसकी ज़िम्मेदारी बहुत हद तक डाइजेस्टों पर भी है, क्योंकि जब आप अगिया बैताल और काला ईलम और लूना चमारी छापेंगे तो आप फिर ये तवक्को न रखें कि शौकत सिद्दीकी दौड़े चले आएंगे और आपके लिए लिख देंगे। यानी उस ज़माने में हमें ये भी देखना चाहिए कि डाइजेस्टों की कहानियों का मेयार किस हद तक, माजरत के साथ शकील बैठे हुए हैं, पस्त था, ये भी हमें देखना चाहिए। असल में एक बात तय कर लेनी चाहिए कि मौजू कोई चीज़ नहीं होती अदब में। कानन डायल की जो जासूसी कहानियाँ हैं वो हमारे यहाँ निसाब में पढ़ाई जाती थी कहानी, तो गोया जासूसी अदब वहाँ यूरोप में बाकायदा एक अदब के तौर पर, एक आला अदब के तौर पर है, मकबूल है। तो अगर बैदाद साहब की कोई कहानी काला इलम या काली माही थी, वो आला अदब के मेयार पर पूरी नहीं उतरती थी, तो उतर सकती थी, उसके में मौजू की बात नहीं थी, वो एक्सप्रेशन की बात थी, लिखने की बात थी, बयान की बात थी। यानी कोई भी मौजू हो तो उसे आप अच्छे तर्ज इज़हार में आला अदब में शामिल कर सकते हैं। अब तिलिस्म होशरुबा क्यों शामिल है आला अदब में, क्लासिक का दर्जा क्यों रखती है, ये है ना बात। नहीं, वो किसी हैसियत में नहीं आती, वो दिलचस्प एक चीज़ है, उसे आला अदब में कभी शुमार नहीं करना चाहिए, चूँकि वो उस तरह बिल्कुल नहीं। मैं अमजद साहब से सवाल करूंगी कि वो आजकल का जो ड्रामा है वो पॉपुलर कल्चर पे बिल्कुल छा गया है, और उसमें जो औरत का रोल है, चूँकि आपने इस चीज़ पे थोड़ा सा वो किया कि उसमें जो आजकल औरत का रोल है और जो हीरोइन को जिस तरह से मज़लूम के अलावा दिखाया जाता है, और जो उसमें जो औरत, जो ख़राब औरत का रोल है वो मॉडर्न होती है,
उसके बाल कटे होते हैं, उसके तो वो जो स्टीरियोटाइपिंग आजकल, उसके बारे में ज़रा सा आप देखिए जी, मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो एक नया फिनोमेना आया है कि टेलीविज़न ड्रामा जो है ये भी एक बिज़नेस की शक्ल बन गया है। तो अब एक बिजनेसमैन वो होता है जो कुछ एस्थेटिक्स और एथिक्स को साथ लेकर इज़्ज़त के साथ शायद पैसे कमाना चाहता है, और शायद किसी दूसरे के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो वही जो आजकल इन्होंने बनाई हुई हैं टर्मिनोलॉजी को, रेटिंग वेटिंग और टीआरपी और समथिंग, तो ये चीज़ें ज़्यादा हैं। तो अब हमारा जैसा मुआशरा जिसमें इंसानों को ही प्रॉपर के हुकूक नहीं मिलते, औरतों को तो और उन पर है कि उनको बहुत कम हुकूक जो हैं वो मिलते हैं, यानी मर्दों से भी कम हुकूक उनको, उस वजह से उनके अंदर एक मजलूमियत जो है वो उसका एहसास मौजूद है। और गालिबन अब जो हैं अदादो शुमार शायद अब 52% औरतें हो गई हैं पाकिस्तान में 48 मर्दों के मुकाबले में %। तो इनको केटर करने के लिए मैं मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप क्यों नहीं लिखते। मेरे ना लिखने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि मैं ये कुछ नहीं लिख सकता कि जिसमें हम तकलीद करते हुए वो ड्रामा, इंडिया का सोप ड्रामा जो अब वहाँ भी फेल हो गया है, हम अभी तक उसको लिए हुए फिर रहे हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि जितनी तजलील आजकल औरत की जा रही है इस मॉडर्न ज़माने में टेलीविज़न पर, उसकी मजलूमियत के नाम पर शायद इससे पहले कभी नहीं की गई। ये बहुत अफसोसनाक एक रविश है। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ, हमारे टीवी के कुछ दोस्त भी अब यहाँ बैठे हुए हैं, कि ये जो एक झूठ का चक्कर पिछले 8-10 साल से इन एंटरटेनमेंट चैनल्स ने चलाया हुआ था कि पब्लिक ये मांगती है। ये सवाल पहले भी 70s में जब फिल्में हमारी बनती थी बड़ी बुरी, तो लोग कहते थे कि जी पब्लिक ये मांगती है। तो मैंने उनसे कई दफ़ा पूछा कि वो अब पब्लिक किधर चली गई है भाई, अब क्यों तुम्हारी फिल्में जो हैं लोग नहीं देखते। तो यही हाल ये हुआ है कि एक तुर्की से ड्रामा आया, उसने आकर सिर्फ एक कुछ कपड़े, कुछ मौजू, थोड़ी सी टेकिंग की खूबसूरती, टेक्नोलॉजी, और उस एक ड्रामे ने आकर 8 साल से ये जो एक हमने एक झूठ का चक्कर बनाया हुआ था उस सारे को उसने स्मैश कर दिया। ये उसकी औकात थी जो 8 साल से हम अपने लोगों के साथ झूठ बोल रहे थे कि हम वो आम आदमी के मसले, ये जो औरतों की मजलूमियत या कोई औरत जो है जिसके इलिसिट रिलेशंस हैं कि किसी दूसरे मर्द से, ये कोई 2-4% डेफिनेटली इस मुआशरे का हिस्सा है, मगर हमने इसको पूरे मुआशरे का सिंबल बना दिया है, विच इज़ नॉट। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो ये झूठ जो है जब तक तो ये हमारे घर के अंदर चल रहा है ये चलता रहेगा, जब भी इसको कोई दूसरी चीज़ चैलेंज करेगी ये क्लैप्स कर जाएगा, जो हुआ है। और मुझे इसकी बड़ी खुशी है इस बात की कि अगर हम लोग इससे अब भी सीख जाएं कि पीटीवी के ड्रामे में, इसलिए नहीं कि मैं उस ज़माने में लिखता था, हमारे और साथी जो हैं, कि उसमें पब्लिक जो है उसके मुख्तलिफ सेक्शन जो हैं उनकी नुमाइंदगी की जाती थी और कोशिश की जाती थी टीवी ड्रामों में उन पब्लिक के मसाइल को पेश करने की। अब हम उन मसाइल को पेश करते हैं जो एडवर्टाइजर के मसाइल हैं, जिसने इश्तहार देना है उसके क्या मसाइल हैं, उसके पसंदीदा मसाइल अब टीवी के ड्रामे के मसाइल बन गए हैं, जिसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान हुआ। और वो जिस बात की तरफ आप इशारा कर रही हैं कि ख्वातीन को इस तरह से जो एक मैं समझता हूँ रिडिक्यूल किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, तो ये चीज़ जो है ये मेरे लिए बहुत दुख का बायस थी और यकीनन आप अहबाब के लिए भी होगी। अच्छा, सवालात तो बहुत हैं, वक्त की किल्लत की वजह से मैं खुद कुछ सवालात करना चाह रहा था। देखिए वहाँ पर ख़वातीन भी हैं, उनके भी हाथ उठे हुए। मैं आखिरी सवाल तो आखिरी फिर उनको भी मुझे देना पड़ेगा। शकील भाई से एक सवाल है इन 10 मिनट्स। शकील भाई आपसे इजाज़त है, ये मौजूबाना आपसे सवाल है कि क्या अंबर बेल और बाजीगर जो है क्या ये कभी मुकम्मल हो पाएंगी? और अभी आपने ये फरमाया कि इनका जो है वो तो अदब में शुमार नहीं है, तो क्या बाजीगर भी अदब में शुमार उसका है या नहीं है? ये भी आपसे ना, ये इसका चूंकि मैंने लिखी थी तो इसका ये आप पर है।
कि अदब में है नहीं। असल में कोई चीज़ अगर अदब में नहीं है तो कोई बहुत बुरी बात है क्या? यानी नहीं होगी, बिल्कुल होगी इंशाअल्लाह, अगर जिंदगी रही। मेरा नाम, हेलो जी, ख़वातीन के ही मसाइल शायद लगता है कि माशरे में और कोई मसाइल है नहीं। पल्प फिक्शन का एक जो वेस्ट में जो उसका कॉन्सेप्ट था और जो उसका किरदार था, उसमें दो चीज़ें, जो एक तो ये कि नेगेटिविटी जो उसकी थी वो तो अपनी जगह थी, मगर एक पॉजिटिव साइड ये थी कि पेपर इंडस्ट्री को उससे, क्योंकि वो पल्प पे निकाला जाता था, तो उसके बाद जो इंडस्ट्री पेपर की थी वो इंक्रीज़ हुई, उसके अंदर उसकी कॉस्ट्स राइज हुई। दूसरी बात ये कि लिटरेसी रेट भी बढ़ा। क्या ऐसा हुआ, ये मेरा आप तीनों से सवाल है, क्या पाकिस्तान यानी उर्दू अदब के हवाले से क्या ये चीज़ यहाँ पर भी हुई? क्योंकि वो जो रेजोनेंस की बात हो रही है वो शायद वो नहीं रही, हम तो क्वालिटी पे बात करने लगे। मेरा ये ख्याल है कि यहाँ चूँकि अब तो सारी गुफ्तगू पल्प फिक्शन पे नहीं हो रही है, डाइजेस्टों पे हो रही है तो मैं ये अर्ज़ करूँगी कि डाइजेस्टों ने और इब्न सफ़ी साहब ने, डाइजेस्टों से बहुत ज़्यादा इब्न सफ़ी साहब ने लोगों का पढ़ने का एक उनका रुझान बनाया। और मैंने ये ख़ुद देखा है कि वो लोग जो पढ़ नहीं सकते थे उनमें से कोई एक पढ़ा हुआ होता था और वो तनूर के पास बैठ के 8-10 लोग सुना करते थे। तो इससे बहुत से लोगों को तरगीब हुई कि वो इब्न सफ़ी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, या डाइजेस्टों को पढ़ने के लिए, या और उसमें जो कहानियाँ छप रही थी उन्हें पढ़ने के लिए वो सीखें। तो यकीनी तौर पर लिटरेसी रेट में कुछ न कुछ इजाफ़ा ज़रूर इन डाइजेस्टों ने या इन कहानियों ने या इब्न सफ़ी साहब के नावल ने किया। और मगरिब में तो ज़बरदस्त इसकी एक रीत और रिवायत है, और उसमें जो एडगर एलन पो से लेके डेनिस व्हीटले और खुदा जाने किस किस के नाम आते हैं, शर्लक ये सर आर्थर कॉनन डॉयल का नाम आता है, अगाथा क्रिस्टी का नाम आता है। ये मिसाल के तौर पे अगाथा क्रिस्टी का एक नावल है एंड देन देयर वाज नन। ये एक ऐसे 10 मुजरिमों की कहानी है कि जो छूट गए थे, तो उनको किस तरह फिर वो एक शख्स उनको सज़ा देता है कि तुम अदलिया, तुम्हारी शहादतें नहीं थी, तुम छूट गए, लेकिन हमें